वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शिथिलाम सत्य श्यामलाम मातरम वंदे। Come on everyone. मातरम, वंदे मातरम। हमसे तुमसे मिलकर बना देश सारा, बना देश सारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, सांझ संस्कृति से बंधा देश सारा, बंधा देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। सब लोग साथ में बोलेंगे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वो तमाम सारे लोग जो कैमरा लेके आए हैं और वो सारे लोग जो कैमरा के बगैर आए हैं, उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। वे यू आर, तुम वे पोर्टोरिको, वेलकम पोर्टोरिको। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कैनॉट प्लेस में वो तमाम सारे लोग जो देश के दूर दूर से इलाकों से आते हैं, उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। कहां से आना हुआ मैम आपका? कासगंज से आए हैं, उत्तर प्रदेश से। और जी गुजरात में कहां से? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। क्या नाम है सर आपका? अमृत सिसोदिया। अमृत सिसोदिया, नमस्ते। कहां से आना हुआ? जानता तो हूं मैं। कहां से आए हैं? लद्दाख। लद्दाख से। बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं आप? बहुत दिन के बाद आई हैं आप। मैं पिछले अक्सर जाड़ों में मुझे दिखती हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जब वहां बहुत ठंड होती है तो आप मुझे यहाँ पे पिछले कई सालों से दिखती। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, कभी नहीं बोला इन्होंने, कभी नहीं बोला। बहुत बहुत शुक्रिया, बस आप दिखती हैं, मुझे अच्छा लगता है। ये कौन है आपकी? छोटा लड़की का बच्चा है। ओह, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। लद्दाख से आते हैं बहुत सारे लोग। और जी जनाबे अली, बहुत अच्छा। कहां से आना हुआ आपका? दिल्ली से। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। कितने दिन पुरानी फसल है ये? 1 साल पुरानी फसल है। बहुत अच्छी बात। हाँ जी, हैरी को देख के बड़ा है। अच्छा ये हैरी है। अच्छा, मैं तो इसको हर्षित समझता हूँ। ये हैरी है। अरे मेरा हर्षित कब से हैरी हो गया मुझे पता ही नहीं चला। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बैंड के लोग हैं और इनकी एक स्टाइल है, उस स्टाइल के। और अच्छा, आज दिन कौन सा है ये मुझे नहीं मालूम। कौन बोला चॉकलेट? चॉकलेट कौन बोला? मंडे है आज। नहीं नहीं, मेरा कोई किसी से कोई विरोध नहीं है। अगर वो डे चॉकलेट है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आइए बैठिए। मैं तो सोचा चॉकलेट का नाम लिया, आप आ गए सामने। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। गुड़ हैं आप? नहीं, आप गुड़ हो, बस मिठास बनी रहे, चाहे चॉकलेट से आए चाहे गुड़ से आए, मुझे इससे ज्यादा नहीं कुछ वो है। नमस्ते मैम, कहां से आना हुआ? बैठ जाइए सर। कहां से आना हुआ? हटो यहां से, उधर जाओ। कहां से? साउथ एक्स से। क्या नाम है आपका? शकुंतला जी। नमस्ते शकुंतला जी, बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे आना हुआ इधर? बस ऐसे आ गए। ऐसे ही आ गए। और ये शो चल रहा था तो रुक गए। और आप लोग कहां से? कहां से हैं आप? दिल्ली से हैं। अच्छा, मतलब पहली बार आए शो में? अच्छा ठीक है ठीक है, आनंद लीजिए आप। वो जो मेहमान आज
मौजूद है, मैं उनसे आपका तारुफ करा देता हूं, परिचय। हरनाम सिंह कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। अनिरुद्ध प्रताप जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। मोहम्मद फैज खान साहब राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल लाल जी पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्या मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव कौशिक राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ऑटो उपाध्याय, नहीं ऑटो वाले उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बातचीत का सिलसिला जरूर शुरू करूंगा। मैं आता हूं, आपके पास आता हूं। कहां से आए आप कहां से? दिल्ली से, रहने वाले दिल्ली के, बहुत अच्छी बात। और आप सर वो पीछे खड़े, हाँ जी, कहां से? गुड़गांव से, बहुत अच्छी बात। और ये लोग कहां से आए? उत्तराखंड से, बहुत अच्छी। हाँ जी, छत्तीसगढ़िया तो सबसे बढ़िया, बहुत अच्छी बात है सर। नमस्ते, कहां से आना हुआ? मोदी नगर से, गन्ने की जगह से आ रहे हैं, मिठास लेके। हाँ जी, कर्नाटक से। कर्नाटक में कहां से हैं सर? बेलगाम से, वाह क्या बात है, एकदम गोवा से मिलते हुए जगह से हैं ये। और बेतिया से मिलने आए हैं? हम ही से मिलने आए हैं, बेतिया से। अच्छा, बेतिया से? झूठ इतना बोलते हैं यार तुम, गजब का आदमी। कह रहे बेतिया से आप ही से मिलने आए हैं, झूठ भी इतना। बातचीत का सिलसिला मैं शुरू करता हूं। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, कांग्रेस विपक्ष लाना चाहती, 50 से ज्यादा सांसद होने चाहिए। डीएमके ने उनका साथ दिया है। इस पर बात है स्पीकर के लोग इसलिए अविश्वास की राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा। वो ये कहते हैं कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उसको बोलने का अख्तियार है और उसको बोलने नहीं दिया जा रहा, लिहाजा स्पीकर को वो अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। इससे पहले भी 3 बार आया है। इतिहास, अगर संसदीय इतिहास की बात करें तो लोकसभा के संसदीय इतिहास में 3 बार आ चुका है। जो अगर पिछला बात करें तो 85 में आया था। और वो अविश्वास प्रस्ताव लेके आना चाहते हैं। विपक्ष 100 सांसदों का वो कहते हैं हस्ताक्षर उन्हें मिल गया है। बात दरअसल ये है कि वो ये कहते हैं कि इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं क्योंकि राहुल गांधी जब खड़े होते हैं बोलने के लिए तो उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। और दूसरी बात जो है महत्वपूर्ण वो ये कि अभी स्पीकर साहब ने ये बात कही कि महिला सांसद जो थे वो उन्होंने घेर लिया और वो सीट तक पहुंच गए, इसलिए भी ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है। तो वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है, हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आए। उन्हें बोलना किस पर है? उन्हें वो किताब जो अनपब्लिश्ड है, जो अभी प्रकाशित नहीं हुई है और पूर्व सेनाध्यक्ष की, वो उस पर बोलना चाहते हैं और इसकी इजाजत नियम के अनुसार नहीं दिया गया। ये उसकी पूर्व रेखा है जो मैंने बता दिया और बताना जरूरी है क्योंकि बहस के लिए पूर्व पीठिका जो है उसकी जानकारी होना जरूरी है। वैसे आप सारे जानकार, बहस की शुरुआत करते हैं जी। कांग्रेस, देखिए जो जनरल नरवाने की किताब की जहां तक बात है, एक तो वो पब्लिश किताब है, तभी तो हमारे पास उसकी कॉपी है, एक बात। और दूसरी बात, राहुल जी ने कहा अगर वो चलो पब्लिशिंग हाउस यहाँ इंडिया में, मुझे बताइएगा पब्लिशिंग हाउस। सर दूसरी बात, वो फिर उन्होंने कहा चलो आप इस किताब का हवाला नहीं देना चाहते, एक मैगजीन का हवाला हम दे रहे हैं। मैगजीन का भी नहीं लेना चाहते तो कम से कम हम नेता विपक्ष के नाते कोई बात रखना चाहते हैं, उसमें हमारी बात को सुन लीजिए। आप बात नहीं सुनते, उनको बार बार टोका टोकी करते हैं, फिर माइक बंद कर देते हैं। उसके बाद जब हमारी कुछ महिला सांसद अगर कोई विरोध कर रही है किसी बात पर तो उस पर स्पीकर साहब इस तरीके का रुख अख्तियार करते कि प्रधानमंत्री जी को तो खतरा है। अरे अपने सांसदों से खतरा, अगर खतरा है और अगर इस तरीके का वो व्यवहार कर रही थी तो उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं करी, जांच क्यों नहीं शुरू करी। तीसरी बात, हमारे 4 सांसदों को इन्होंने निष्कासित कर दिया, उससे पहले 145 सांसदों को निष्कासित कर दिया। आप बार बार विपक्ष पर कुठाराघात करेंगे। संसद चलाने का काम लोकसभा स्पीकर का काम होता है। जो भी कोई स्पीकर नियुक्त हो वो अपने दल से पहले रिजाइन करता है ताकि वो निष्पक्ष लोकसभा को, राज्यसभा को चला सके। आज जब लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं एक तरफा अगर कार्रवाई करेंगे और विपक्ष पर ही कुठाराघात करेंगे, उनको बात नहीं रखने देंगे, तो एक तरीके से जमहूरियत में, लोकतंत्र में कैसे ये स्वस्थ परंपरा रहेगी। तो हमारा यही कहना है कि अगर इस तरीके से वो नहीं करेंगे तो हम उनके खिलाफ एक सांकेतिक, इसे कहे प्रदर्शन ही कहिए या विरोध ही कहिए, हम उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे ताकि पूरा देश ये समझ सके, देख सके, जान सके कि ये किस तरीके से पार्शलिटी कर रहे हैं। इससे पहले 3 बार आया है, एक बार 50 के दशक में, एक बार 60 या 64 में और तीसरी बार 85 में। ये 3 बार आया है, तीनों बार गिर गया अविश्वास प्रस्ताव। 72 साल के
राज्यसभा के संसदीय इतिहास में सिर्फ एक बार आया है और वो भी तब गिर गया था जो इससे पहले पूर्व के राज्यसभा के अध्यक्ष जी। मैं पहले बीजेपी से पूछ लूं, फिर मैं आपसे पूछूंगा, है ना। थोड़ा सा धैर्य रखिए, सब्र रखिए। जी आइए जनाब। देखिए, राहुल गांधी को अपना जो फेक नैरेटिव छुपाना रहता है, तो कुछ न कुछ नई चीजें मनगढ़ंत कहानी रचते रहते हैं। आप ये बताइए, जो किताब पब्लिश है, कम से कम राहुल गांधी को अपने बाप दादा के बारे में वो पढ़ना चाहिए। नेहरू जी के बारे में क्या, इंदिरा जी के बारे में क्या, राजीव जी के बारे में क्या, सोनिया जी के बारे में क्या, राहुल जी के बारे में बराक ओबामा ने क्या लिख के दिया है, कम से कम उसको पढ़े। मनमोहन सिंह जी के बारे में क्या लिख के दिया गया है, कम से कम राहुल गांधी को वो पढ़ना चाहिए। आप ये बताइए, जो किताब पब्लिश नहीं हुई है, अगर राहुल गांधी के अंदर, मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे पूछा, राहुल गांधी के अंदर ये दम है कि वो जो बात वो पार्लियामेंट के अंदर अपने प्रिविलेज का फायदा लेके बोल रही है, वो न्यूज 18 में आके यहां बोल सकते हैं या कहीं भी बोल दें? क्या वो पार्लियामेंट के बाहर बोल सकते हैं? राहुल गांधी ने 32 केस है, 19 बार राहुल गांधी ने माफी मांगा है। वो कहीं रफेल के मुद्दे पर माफी मांगते हैं, कहीं पता चलता है कि वो हिंडनबर्ग के माफी मांगते घूमते रहते हैं। आप वही चीज को आप बोल के दिखा दीजिए, क्योंकि आप प्रिविलेज का फायदा लेते हैं। दूसरी चीज आप ये बताइए, पार्लियामेंट कब खत्म हो रहा है? आप बताइए, पार्लियामेंट लोकसभा कब खत्म हो रही है? 14 फरवरी को। और अविश्वास प्रस्ताव कितने दिन लाया जाता है? अरे काहे की स्टंटबाजी कर रहे राहुल गांधी? इस बार में तो संभव नहीं है, लेकिन वो अगले में। नहीं, काहे की स्टंटबाजी कर रहे राहुल गांधी? मतलब आप कुछ कर नहीं सकते, झूठे स्टंटबाजी करते हैं। इनका काम है केवल कियोस्क क्रिएट करना। जनता का जो पैसा है वो कैसे बर्बाद जाए उसको कहते हैं। आप जनवरी से उठा के देख लीजिए, आप राहुल गांधी को कहीं 14 हो सकता है 14 फरवरी के पहले या 14 फरवरी के बाद में जॉर्ज सोरेस के किसी फंडिंग यूनिवर्सिटी में जाना होगा, तो सारा ड्रामा सारा ये इन्होंने पूछा, इन्होंने इल्जाम लगाया। जी नमस्ते मैम, कहाँ से आना हुआ आपका? सर मैं यहीं से हूँ, वैसे शिमला से हूँ। शिमला से हैं? क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम कांता सगरोली है। सर मैं कांता जी, बोलूंगी, हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते। बहुत अच्छी ठीक है बात जी। है। हम सिर्फ एक ही बात कहते हैं, परसों जो स्पीकर जी ने बोला था कि हमारे मंत्री, हमारे प्राइम मिनिस्टर संसद में सुरक्षित नहीं है, तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगी, कोई वो हाँ जी, हम इतनी भीड़ है तो हम कहाँ सुरक्षित है? नहीं, वो ये नहीं कहा था, ये नहीं कहा था उन्होंने। ना मैम, उस शब्द इस्तेमाल किया गया है। वो ये कहा गया कि कोई अप्रत्याशित घटना घट सकती थी। देयर इज अ डिफरेंस। देखिए, वो संवैधानिक पद है, उस संवैधानिक पद पे ये भी मैम, आप मुझसे ज्यादा जानकारी है, उस संवैधानिक पद पे कागज का टुकड़ा भी नहीं फेंका जा सकता। वैसे देखा जाए वो अपमान होगा। हम आम लोग क्या सोचेंगे कि जब हमारे इतने बड़े प्रधानमंत्री वहाँ सुरक्षित नहीं, हम तो चलती फिरती जनता है, हम कहाँ? ठीक है, आपका एक पहलू हो सकता है कि हम जनता है, वो अप्रत्याशित घटना का जिक्र है। वो ये भी हो सकता है सिर्फ कागज का टुकड़ा फेंक दीजिए आप। वो चेयर है, वो देश का प्रधानमंत्री की चेयर है, आप स्पीकर पे भी नहीं फेंक सकते, वो गलत है। तो वो उस बात का जिक्र है। बाकी कोई ऐसा नहीं हुआ जा रहा था कि कोई आदमी लेके भाग जाएगा। जी पहले कांग्रेस को दूंगा, उसके बाद जी। सर देखिए, स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा में विरोधी दल का काम है कि कोई मुद्दे जो जनता से सरोकार रखते हो। अब आज जनता जानना चाहती है, विपक्ष जानना चाहता है कि डील में क्या हुआ, डील में कितना फायदा हुआ, हमारे किसानों को कितना नुकसान होगा। इस पर अगर आप देश के प्रधानमंत्री अगर बात नहीं रख रहे, सांसदों को विश्वास में नहीं ले रहे, संसद में नहीं बता रहे और हमें बता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जाकर और उनके विदेश मंत्री बता रहे हैं, तो इस पर तो हम सवाल करेंगे ना। महंगाई पर हम सवाल करेंगे, बेरोजगारी पर हम सवाल करेंगे, हम और अन्य मुद्दे क्राइम पर सवाल करेंगे। इस पर अगर आप ये कहना शुरू कर दें कि हमें सांसदों को प्रधानमंत्री से खतरा, कल मंत्री से सवाल करेंगे कि मंत्री को धमकी दी जा रही है, तो ये एक तरीके से लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा नहीं है। राइट, बोलो, थोड़ा धैर्य रखा करो, एक बात ध्यान रखा करो, बोलने से पहले सब्र बहुत जरूरी है। इधर आओ। सब्र है। राहुल गांधी जी मुद्दे पर बात नहीं करते हैं, जब उनको बोलने का मौका आता है तो कुछ ऐसी बातें निकालते हैं जो भारत के विरोध में होती है। वो ये चाहते हैं कि मोदी जी का जो 56 इंची का सीना है वो 55 इंची पर कैसे आए। मैं आपको बता रहा हूं, वो वही मुद्दा उठाएंगे, वही बातें उठाएंगे जो कि भारत विरोधी हो, ताकि दुश्मन देश उसका जो है फायदा ले सके, मजा ले सके। वो भारत के पक्ष में बात नहीं करना चाहते। 56 इंच का सीना 55 इंची का हो जाए, वो इसमें लगे हुए हैं। ये 56 इंच का सीना 55 निकल आए, ये उसपे लगे हुए हैं। जी कांग्रेस। सर देखिए, देश को पता है कि किसका सीना 56 इंची का है। जहां 56 इंची का सीना दिखाना है, जब चाइना लाल आंख दिखा रहा है, जब दूसरे छोटे छोटे हमारे आसपास के मुल्क
इस तरीके से भारत के खिलाफ आज आकर खड़े हो रहे हैं, तो सबको पता लग रहा है कि देश में इस समय क्या विदेश नीति चल रही है। और 56 इंची का, माफ करिएगा, कोई सीना नहीं है, 56 इंची का पेट जरूर हो सकता है उनका। आप अगर फिट नेता की बात करेंगे तो देश में सबसे फिट नेता अगर कोई है तो वो राहुल गांधी है, सबसे फिट नेता जो है। तुम्हें इसमें बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बिल्कुल बोलने की जरूरत नहीं बीजेपी को। हाँ। इसमें पांच देश ऐसे हैं यूरोपियन से लेकर के, जो ट्रेड डील हुई, ट्रंप के कान खड़े हो गए कि अरे ये तो भारत आगे निकल रहा है, हम तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। तब उसने जाकर के ट्रेड डील पर उसने किया है, और ये कह रहे ट्रंप ने टैरिफ लगाया तो ट्रंप ही तो वहां का वो करेगा ना कि हाँ राइट, टेकिंग योर पॉइंट। बीजेपी देखिए, यूथ कितनी उम्र तक होता है? जहां तक मुझे लगता है 35 साल तक। पहला यूथ है जो सीनियर सिटीजन यूथ है, वो कौन है? राहुल गांधी, 56 साल के। मतलब पहले यूथ ऐसे, उनको लगता है कि हम ऐसा कोई ऐसा, मतलब ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, उसका टी शर्ट पहन लेंगे तो युवा नहीं हो जाएंगे। मन से युवा नहीं है वो, मन से जॉर्ज सोरेस वाले ही हैं, मन से उनकी सोच है देश विरोध वाली है। आप बताइए, अगर राहुल गांधी इतने सीरियस होते, पॉलिटिशियन होते, 2014 से 2019 के बीच में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने कितने प्रश्न पूछे किसी भी चीज को लेके? ये तो आर्काइव में होगा। एक भी नहीं पूछा, जीरो पूछा। 2019 से 2024 के बीच में रक्षा समिति के सदस्य थे, अस्थायी समिति के, उन्होंने कितना प्रश्न पूछा? एक भी नहीं पूछा, जीरो पूछा, मीटिंग तक भी नहीं अटेंड किए। ये इनकी सिंसियरिटी दिखाती है देश की। अगर बात ये आती है ऑपरेशन सिंदूर को, तो ये सबूत मांगने जरूर पहुंच जाते हैं। एक सबूत ये मांगते हैं, एक सबूत तो कोट पहन के खड़े। आम आदमी पार्टी, आइए आइए जी, जनाब आइए जनाब। अभी जो मैडम कह रही थी, ये चिंता हर भारतीय की है। मैं समझ सकता हूँ। प्रधानमंत्री, आइए मेरे बगल में आइए। चिंता दरअसल क्या है, प्रधानमंत्री जी संसद में कहते हैं एक अकेला सब पर भारी, हाँ। और 5 महिला सांसदों से डर गए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं 56 इंच का सीना, और ट्रंप के आगे झुक गए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं 56 इंच का सीना महामानव, और चाइना का नाम लेने से घबराते हैं। जब हमारे सैनिक शहीद हो रहे थे तो कह रहे थे कोई नहीं घुसा है, नाम तक नहीं ले पा रहे थे। तो सवाल ये है कि पूछ लेते, तुम तो तुरंत स्ट्राइक पे पूछते हो ना कि कहाँ गिराया था गोला बारूद, तुम तो तुरंत पूछते हो। हम तो पूछ लेते। हम तो अभी भी, ये लोग अविश्वास प्रस्ताव पे हस्ताक्षर करने का नाटक कर रहे हैं। हमने नहीं किया, विश्वास प्रस्ताव लाने पे उस पे साइन नहीं किया है। इसलिए नहीं किया है क्योंकि हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी भी संसद में बोलना नहीं चाहती, प्रधानमंत्री भी नहीं बोलना चाहते हैं, और राहुल गांधी भी नहीं बोलना चाहते हैं। ये दोनों मिले हुए हैं। ये चाहते नहीं कि देश की जनता को सच पता चले। अगर सच पता चल जाएगा तो दोनों देश के सामने इनकी जो खुराफात है। अच्छा, ये तुम्हारी नीति बन गई अब एकला चलो वाली ना? हाँ। अब एकला ना, रुको आराम से, एक मिनट रुको। हाँ जी, मैं वही कह रहा हूँ, आज ये चोर मौसेरे भाई कभी एक हो जाते हैं, कभी जो है सिंगल डबल हो जाते हैं। इनका कुछ समझ में नहीं आता है राजनीति, ये कभी राजनीति में आने वाले भी नहीं है। अब एक बात और कहना चाहता हूँ, सिर्फ एक बात। इन्होंने कहा मोदी जी को, अच्छा, एक बात कहके ऑटो चलाने चले जाओगे? बिल्कुल। हाँ बोलो। इन्होंने कहा मोदी जी को कि ट्रंप के आगे झुक गए। आपको मालूम है, अगर झुकना होता ना तो जिस दिन 50% टैरिफ लगाया था ना, हम उसी समय झुक गए होते, लेट गए होते। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री चट्टान की तरह अड़ग रहे, और जब वहां से जो है डील करने की बातें आई, तब मोदी जी खड़े हुए। ये क्या कहेंगे? ठीक है, जो बार झुके हुए हैं आम आदमी पार्टी वाले, इनके नेता हर जगह हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं, और आज दूसरे की अब ये नेता हो गए। ऐसा है, जनता के चक्कर में आना इमली के पत्ते पे चढ़ाती है वो। अभी नेता नहीं हुए जी। भाई साहब, अब मैं आ रहा हूं सर, बहुत दूर खड़े हैं, थोड़ा पास आ जाइए मेरे। हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की। देखिए प्रतीक भाई, आपकी जो भूमिका है उसे मंच संचालक कहते हैं, उसे सूत्रधार कहते हैं, उसे एंकर कहते हैं, और सबसे मजबूत पूरे कार्यक्रम में सूत्रधार का होना जरूरी है। क्योंकि यदि इस मंच से एक भी गलत शब्द चला गया, कोई गलत बात चली गई, उस व्यक्ति की जिम्मेदारी बाद में होगी। सबसे पहले एंकर की जिम्मेदारी होगी कि तुम्हारे कार्यक्रम में कोई गलत बात कैसे चले गई। और क्षमा चाहूंगा, यदि आदरणीय राहुल जी आपके शो में आ जाए ना, और आप जैसे हम भी कई बार कुछ गलत कह देते हैं, तो आप माइक खींच लेते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है। आई अप्रिशिएट योर वर्क। लेकिन राहुल जी के साथ आपने ऐसा कर दिया ना कि भैया आप विषय में नहीं बोल रहे हैं, थोड़ा पीछे कर दें, वो तुरंत कहेंगे प्रतीक जी को नौकरी से निकालिए, मुझे बोलने का अधिकार नहीं दे रहे। अरे भाई, उनकी जिम्मेदारी है। कौन बोलेगा, कितना बोलेगा, कब बोलेगा, क्या बोलेगा,
पास चले जा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष कह रहे हैं कि भाई ये कोई मतलब का विषय नहीं है, इस पे मत बोलो, तो लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए पहुंच जा रहे हैं। ये तो वही हाल हो गया, छोटा सा बच्चा कोई दुकान में चला जाए, मुझे सिगरेट पीनी है, मुझे शराब पीनी है, शराब दो। अब दुकानदार नियमों का पालन करेगा। बेटा 25 साल से कम उम्र के बच्चे को नशीला पदार्थ बेचना अपराध है, तो कहेगा मैं दुकान में आग लगा दूंगा, ये दुकान बंद करवाओ, मेरी स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी से मेरा निवेदन है, आप कानून के तहत, संविधान के तहत अगर कोई बात बोलेंगे तो आपको बोलने से रोका नहीं जाएगा। राइट जी, कौशिक साहब मैं आ रहा हूं। प्रतीक जी, राहुल गांधी या एलओपी के बारे में कुछ बोलने से पहले कुछ कानूनी जानकारी होनी चाहिए। एलओपी का भारतीय संसद के इतिहास में स्थान 7वें नंबर पर आता है। राष्ट्रपति सचिवालय के द्वारा जो अधिसूचना जारी की जाती है वरीयता के क्रम में पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्य सभापति, उसके बाद पूर्व राष्ट्रपति, फिर उसके बाद में राहुल गांधी आते हैं, एलओपी आते हैं। 7वें नंबर के कैबिनेट मिनिस्टर, उसको आप पुर्जी थमा रहे हैं कि हम बोल रहे हैं वो बोलना होगा। आपको जानकारी है, आज एक नई खबर आप लोगों को बताते हैं। कोरोना काल में पीएम केयर फंड एक बना था। उस पीएम केयर फंड पे आज प्रधानमंत्री कार्यालय से सचिवालय को यह निर्देश दिया गया है कि इसके बारे में कोई सूचना नहीं देनी है। कोई आरटीआई लगाए, कोई जानकारी मांगे, कोई लोकसभा में बहस करे, और उसमें सरकार के द्वारा संचालित 57 कंपनियों ने 2,10,000 से ज्यादा पैसा उसमें डोनेट किया है। बना लीजिए निजी। हम आपसे कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है तो आपको मजाक लगता है। सब पे कब्जा मार लीजिए, सबको कौशिक जी, ये बात सच है कि ये बात कही, लेकिन अगर अधूरी जानकारी कोई प्रवक्ता देता है आके प्रोग्राम में, तो जैसा कि फैज भाई ने कहा था, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पूरी, जैसे मैंने कहा ना, पूर्व पीठिका बताना बहुत जरूरी है कोई चीज की। अगर आप उसकी अधूरी जानकारी दे, कौवा कान ले गया, मतलब मामूली सी बात में, तो कान कौवा अपना चेक करोगे कि कौवा का चेक करोगे? तो आपने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बताया 2020 का जो है, उस पर क्या कहा गया, और आपने ये बताया कि वो चैरिटेबल ट्रस्ट क्या होता है, और चैरिटेबल ट्रस्ट वो आरटीआई के दायरे में आएगा, और वो नियम अभी भी लागू है, ये आपने बताया। देश के प्रधानमंत्री व्यक्तिगत नहीं हो सकते हैं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। नहीं, रक्षा मंत्री, बिल्कुल आई एग्री, लेकिन देश में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है। वो देखिए, मैं आपकी बात को मान रहा हूं। मैं भाई साहब, आप बहस कर रहे हैं ना मुझसे, तो मैं बहस ही चाहता हूं आपसे, मैं बहस करना चाहता हूं आपसे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को आप क्या करेंगे बताइए? बताइए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर। वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग व्यक्ति, मैं आपसे कह रहा हूं, आपके मुंह से एक बात ये सुनना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर को, हाई कोर्ट के, दिल्ली हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कह रहा हूं, मैं कोर्ट कर रहा हूं, दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर को कोर्ट कर रहा हूं, और अभी 23 में फिर गया वो मामला, तो उन दोनों का क्या करना है ये बताओ, उसके बाद सवाल अगला मैं पूछ लूंगा। फिर मैं अपनी बात पे कायम हूं कि देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग क्या व्यक्तिगत चैरिटेबल ट्रस्ट बनाएंगे? अब रुकिए, कोई नहीं बोलेगा। इसके मतलब ये हुआ कि दो चीजें हैं, बहुत भैया नोट कर लो। एक देश में होता है संविधान, और एक चीज होती है कि संविधान की किताब लेके चलना। दो चीजें हैं, दोनों डिफरेंट चीजें हैं, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। देश चलता है संविधान से, और राजनीति चलती है, जोर से बोलो, जोर से बोलो। अब किसी को खराब लगा तुम, अरे जिस पेड़ पे तुम मेरे भैया कौशिक, जिस पेड़ पे तुम चढ़े हो, उस पेड़ की सारी शाखाएं मैं जानता हूं। देखो, राजनीति चलती है हाथ में किताब से, और देश चलता है संविधान से। या तो तुम कहो, यहां बोलो कि सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर, वो जो 3 पे, और देखिए साहब, वो सिंगल बेंच का ऑर्डर नहीं है, वो सिंगल बेंच का ऑर्डर नहीं है, वो 3 जजेस का ऑर्डर है, 3 चीज का ऑर्डर है। सरकारी कंपनियों से लिए गए अनुदान देश के संवैधानिक संस्था पर बैठे हुए लोग कह रहे हैं ये मेरा निजी कोष है, ये मेरा निजी चैरिटेबल ट्रस्ट है। ये कमाल की बात कर रहे हैं। सरकारी कंपनियों से लिए हुए पैसे, 57 सरकारी कंपनियों से। मैंने कहा, मैं आपके सवाल को, मैं बिल्कुल दे दूंगा आपको, मैं आपके सवाल को नकार नहीं रहा हूं, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि राजनीति कैसे चलाई जा सकती है, और ये कैसे कहा जा सकता है। लेकिन आप अगर इसको कहते हैं तो युग, अभी दोबारा वो कहा गया, उस पर रिव्यू फिर कहा गया, और वो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उस पर रिव्यू हुआ, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर आप तो उसको आप नहीं बताएंगे, क्योंकि उसको बताने से
आपकी बात कमतर होती, झूठी नहीं होती है। मैंने झूठा नहीं कहा, कमतर कहा है, क्योंकि उस पर भी विचार हो सकता है, कभी भी विचार हो सकता है। जी धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज कौशिक साहब से मैं बहुत प्रसन्न हूं। कारण दिनों बाद आए, स्वागत है। नहीं, कारण ये है कि अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी कैसे मारी जाती है वो कोई कौशिक साहब से सीख ले। इन्होंने कहा कि हमारे राहुल गांधी जी भारत में 7वें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। ऐसा व्यक्ति इतने बड़े पद पे है जो विदेश जाता है और विदेशों में आतंकवादियों के संग बैठक करता है, भारत विरोधियों के संग बैठक करता है। पूरी बात सुनिए। और अपनी जानकारी, अपनी यात्रा की जानकारी गृह मंत्रालय को नहीं देता है। एक और चीज, इन्होंने पीएम केयर फंड के लिए बात की। इन्होंने यू हैव टू वेट। जो आपने इल्जाम लगाया उसको क्लैरिफिकेशन भी कांग्रेस करेगी। हाँ बताइए सर। देखिए, ये एक तरीके से कितनी अपमानजनक बात है कि आप देश के एलओपी को, प्रिंसिपल अपोनेंट पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता को, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को कह रहे हो कि हम उग्रवादियों से मीटिंग करते। अरे अगर मैं कहता हूं, सुनिए, हमने तो उग्रवाद को झेला और उग्रवाद में हमने अपने दो प्यारे प्यारे नेता खोए हैं। और दूसरी बात, अगर चलिए 11 साल से आपकी सरकार है, अगर राहुल गांधी उग्रवादियों से बात कर रहे हैं तो आप उन्हें बंद कर दीजिए ना जेल में, उन पे लगाइए मकोका, उन पे लगाइए टाडा। और दूसरी बात, ये जो बात कर रहे थे कौशिक साहब, ये तो पीएम केयर का तो हिसाब देंगे नहीं। इनकी जो संस्था है आरएसएस, जो 100 साल हो गए बने, ना तो रजिस्टर्ड हुई है, ना एफसीआरए में रजिस्टर्ड है, ना एटीजी में रजिस्टर्ड है। करोड़ों रुपए के झंडे वाला नागपुर और पता नहीं कहां दफ्तर बना दिए हैं। कोई इनसे इनकम टैक्स, कोई सीबीआई, कोई ईडी, कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई इनसे पूछ ही नहीं रहा कि भाई साहब ये हजारों करोड़ रुपए आपके पास आया कहां से। और वो संस्था रजिस्टर्ड नहीं हो रही। माफ कीजिएगा, यहां पर आम आदमी खड़ा है, अगर एक संस्था बना के 10 रुपए भी लेगा उसको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा और सरकार को बताना पड़ेगा लेखा जोखा। मार्च से पहले इनकम टैक्स में डीआरआई आएगी। लेकिन ये संस्था जो हजारों करोड़ रुपए डकार रही है, सरकार इससे पूछ ही नहीं रही कि भाई साहब आपके पास कहां से आए हैं। जो आपने मुझे थाली में परोस के दिया है, उसी तर्क को हम थाली से निकाल के आपको परोसते हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन, उन पे कैसे कहा जा सकता है, उनके ऊपर कैसे सवाल करा जा सकता है। ये तो कानूनी बात नहीं है। और वही बात तुम आरएसएस के बारे में बड़े आराम से कह रहे हो तुम, कि आरएसएस के भाई वही संस्था तो काम ही कर रही है ना, वही बात तुम कह रहे हो ना। देखिए, मैं नहीं कहता, ये सीआरपीएफ कह रहा है कि वो अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी नहीं देते। वो महीने में 2 से 3 बार जो है वो विदेश जाते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो गैर कानूनी सारे आदमी से बात मिल रहे हैं। राहुल गांधी जी देश की असेट है भाई, 7वें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। वो जो है कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं, उसकी जानकारी भारत सरकार को होनी चाहिए। अब वो सांसद नहीं है, वो एलओपी। एक बात और, 1 मिनट। इन्होंने ये भी कहा कि पीएम केयर फंड में 57 कंपनियों ने, पीएसयूज ने फंड दिया, तो वो सीएसआर फंड है भाई। वो सीएसआर फंड जो है वो तो देश के हर एक एनजीओ को मिलता है। राइट, वो आरएसएस वाला बात। देखिए, राहुल गांधी जी लीडर ऑफ पाकिस्तान, सॉरी लीडर ऑफ अपोजिशन है। मैंने सॉरी बोला भाई। मैं डिबेट से बाहर कर दूंगा आपको। नो, क्या बेकार वाली बातें करते हो। आपको बोलने का अधिकार नहीं दे रहे, माइक खींच रहे हैं। देखो, आपको बोलने का अधिकार नहीं, मैं बिल्कुल डिबेट बिल्कुल हिसाब से चलेगी। नो, नहीं, आई एम रियली वेरी सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं भाई, ठीक। अब राहुल गांधी जी पसीना लगाते हैं, 1 पैसा नहीं लिया किसी से, कोई गलत नहीं बोलेगा। और 1 पैसा हमने नहीं लिया और न दिया। हमारी जो 1 साल में गुरु दक्षिणा होती है वही जाता है। बहुत बढ़िया। 1 भी पैसा हमने किसी से नहीं लिया। आरएसएस के बारे में उल्ट-पटांग बात नहीं बोलोगे। क्या बोलोगे आप पहले ये बताओ, यहाँ पे जितनी बसें चलाते थे, रोडें बनती थी, उसका क्या हुआ? आज कूड़ा उठ गया, रोडें साफ हो गई। राइट। देखिए, किसी की भावनाएं आहत होती हैं, ये बात मुझे मालूम है, लेकिन उन्होंने एक सवाल पूछा, उसका जवाब देने के लिए यहाँ बहुत सारे लोग हैं। जी देखिए, राहुल गांधी जी जो उधार का सरनेम लिए गांधी खानदान है, बताइए कौन सा नौकरी करते हैं, कौन सा ऐसा बिजनेस करते हैं, वो जो हजारों करोड़ की संपत्ति बना के बैठ गए। क्या करते हैं भाई? कुछ नहीं करते। आईएनएस विक्रांत पे इनके पापा जाके प्राइवेट पार्टी बनाते हैं। किसका आईएनएस विक्रांत था? नेवी का था ना।
वो लड़ने के लिए था, देश की रक्षा के लिए था, कि प्राइवेट पार्टियां इटली के लोगों के साथ दारू परोसने के लिए था? महंगी महंगी वाइन मंगाई गई थी उस पे। आप नौटंकी बैठ के बात करते हैं। और राहुल गांधी बाप तो पूछा, इतने सीरियस पॉलिटिशियन होते, इल्हान उमर कौन है बताए ना? राहुल गांधी, इल्हान उमर कौन है जिसके साथ ये बैठ के गपशप करते हैं? जॉर्ज सोरेस कौन है? अभी जर्मनी में गए थे, उनकी यूनिवर्सिटी के साथ में बात करते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो देश के विरोध में बात करता है और राहुल गांधी उसके साथ नहीं होते हैं? एक पादरी है तमिलनाडु में, इनकी भारत तोड़ो जोड़ो यात्रा में चल रहा, दूसरे कहा कि मैं भारत की जमीन पे पैर नहीं रखता नंगा, नहीं तो मेरा पैर गंदा हो जाएगा। इनकी भारत तोड़ो जोड़ो यात्रा में साथ चलता है। ये राइट सर, अब ऐसा है, एक तो सबसे पहले मुझे बहुत ऑब्जेक्शन है, भारत के जो सदन के विपक्ष के नेता हैं उसको पाकिस्तान से जोड़ा जाए, कभी उग्रवादी से जोड़ा, मैं कहता हूं गलत है। मैं कह रहा हूं ये बहुत गलत है, निंदनीय है। और दूसरी बात सुनिए, आप जिन जिन के भी नाम ले रहे हैं, अरे 11 साल से अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी मटर छील रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप राहुल गांधी को पकड़िए, जेल में बंद करिए अगर वो कोई इलीगल गतिविधि कर रहे हैं तो। यहाँ खाली टीवी पर बतियाने से, बोलने से, मिमियाने से कुछ नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है कि ना उम्र का तकाजा पड़ता है, तो जब तकाजा पड़ता है तो मेरे दिमाग से भी आजकल बातें, तर्क निकल जाते हैं। अब मुझे ध्यान आया, वो बात दरअसल ये थी कि जो आपने थाली में परोसा था वो थाली अलग कैसे हो गया? भाई आप इस देश में कितने साल शासन किए? आम आदमी पार्टी बताएगी, कांग्रेस कितने साल शासन में रही? अरे मोदी जी तो 75 साल बोलते हैं, अटल जी वाला भी जोड़ देते हैं उसमें 10 साल। 70 रुको, अरे मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं 6 दशक तो मान ही लीजिए, 6 दशक तो मान लेते हैं ना। उन 6 दशक में आपने आरएसएस को उठा के बंद क्यों नहीं किया? फाइनेंशियल में आप बंद कर देते। भाई अगर यही तर्क आप राहुल गांधी के बारे में देते हैं कि राहुल गांधी अगर गैर कानूनी लोगों से मिलते हैं विदेश में जाके, तो ये बात सच है कि सरकार को उठा के बंद कर देना चाहिए उन्हें। तो यही तर्क तो मैं आरएसएस के हिसाब से दे सकता हूं। जब आप कह रहे हैं कि वो फाइनेंशियल, वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप उठा के बंद कर दीजिए, फिर आप बंद कर दीजिए, आने दीजिए केंद्र सरकार में ये झंडे वाला। मैं भैया जो 6 दशक बोले आने दीजिए, मैं आने तो दूं, मैं कौन होता हूं पिद्दी का शोरबा? तुम फिर मलाई में लग जाओगे, फिर भूल जाओगे, मैं क्या करूं? लेकिन तो उसमें बात करेंगे। जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए बात कर रहे हैं ना, कांग्रेस के नए प्रवक्ता हैं शायद, इनको याद होना चाहिए वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था जिन्होंने 1962 के युद्ध में फ्रंट लाइन पे भारतीय सेना के संग कंधे से कंधा मिला के वहां युद्ध लड़ा था। और उसके बाद 1963 की गणतंत्र परेड में वही जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको बुलाया था और कदम ताल के थे। एक और बात, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं और मैं अपनी गुरुदक्षिणा देता हूं पूरे साल में जितना कमाता हूं। भैया वो कभी सुनिए पूरी बात। और अरे मेरी बात सुनिए, वो कबीलाई युद्ध जो पहला कश्मीर पे अटैक हुआ, उसमें वो बिल्कुल सामने थे। एक बात और, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केवल एक बार गुरुदक्षिणा लेता है अपने स्वयंसेवक से और उसी पैसे से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चलता है। आपकी तरह नहीं यहाँ से लूटो वहां से लूटो। वो हो गया, वो बोल गए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले, बोल गए। आम आदमी पार्टी बिल्कुल आम आदमी पार्टी बिल्कुल वेरी क्विक। अरे कहाँ आरएसएस में उलझे हो, कहाँ देश? देखो इधर आओ आम आदमी पार्टी में, इधर आओ आम आदमी पार्टी में। अरे भाई आम आदमी की बात करो, आम आदमी के मुद्दों की बात करो। अरे बताओ भैया, लोकसभा में क्या करने वाले बताओ ना भाई, बताइए ना कि मोदी जी किसके डर से रसिया से तेल खरीदना बंद कर दिया? कहां से कहां ग्राफ जीरो पे पहुंच गया है? किसके डर से? काहे डर गए ट्रंप से? रशिया खरीदना है। ट्रंप कह रहा है कि भैया अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा राजनीतिक कैरियर बर्बाद कर दूंगा मोदी जी। ये कहा है? कह रहा वीडियो और तीसरे आदमी तुम मौजूद थे वहाँ। अरे बिल्कुल, ये आप तो अलाउ नहीं करते, मैं तो दिखा देता हूँ वीडियो। ये वही है आम आदमी पार्टी वाले जो रामलीला मैदान में कहते थे सोनिया गांधी भ्रष्टाचारी है, बाद में जाके उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। इनके बात पर कौन भरोसा करेगा भैया? ये आम आदमी की बात करते हैं, आम आदमी की मुद्दे की बात करते हैं, जो सरकार में आते हैं तो दारू परोस देते हैं, ये दारू पियो। ये आम आदमी की बात करते हैं, ये एक पे एक फ्री करने वाले लोग हैं। इनको राजनीति नहीं है, जब सत्ता में आएंगे तो ऐसा काम करेंगे कि देश नहीं प्रदेश सर्वसार हो जाएगा। राइट, इनको देखिए उसके बाद। देखिए सर, बहुत तरह की चीजें यहाँ पे कही गई। मैं एक चीज कहूंगा
मैं बार बार कहता हूं आपके कार्यक्रम में कि इस देश में दो पद काफी महत्वपूर्ण है हमारे संसदीय लोकतंत्र में। प्रधानमंत्री, उनको लेकर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। और मैं मानता हूं कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में जिस तरह से ये बजट सत्र चला और अभी तक चल रहा है, अगर लोकसभा में प्रधानमंत्री बयान नहीं दे पा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष बयान नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर संसदीय कार्य मंत्री क्या कर रहे हैं, स्पीकर क्या कर रहे हैं, उनकी भूमिका पर सवाल उठाया जाएगा। और एक सवाल यह भी महत्वपूर्ण होता है, जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम सबों का सीना गर्व से होता है कि मातृशक्ति के मजबूती की बात होती है, लेकिन जब लोकसभा के भीतर महिला सदस्यों को लेकर यह कहा जाए कि कुछ अप्रत्याशित स्थितियां हो सकती थी, प्रधानमंत्री असुरक्षित हो सकते थे, तो फिर ये हमें लगता है कि उस नारे के साथ एक दोहराता हुआ एक टकराव की स्थितियां नजर आती है हमें कि महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली सरकार लोकसभा में कुछ महिला सदस्यों को लेकर इतनी सशंकित कैसे हो जाती है। यह अविश्वास की स्थिति अगर लोकतंत्र के मंदिर में बन रही है, ये देश में एक अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। देखिए, यदि आप इस देश के नागरिक हैं तो इस बात को गंभीरता से समझना चाहिए। वहां बात नरेंद्र मोदी जी की नहीं हो रही थी, बात प्रधानमंत्री जी की हो रही थी। उस पद पर कोई भी बैठा होता, एक कागज तक उन पर यदि फेंक दिया जाता किसी भी भावना के तहत, तो वो देश की प्रतिष्ठा की बात होती, देश की 140 करोड़ जनता की बात होती। इसलिए चेताया गया, लोकसभा अध्यक्ष ने अपने दायित्व को पूरा निभाया। ठीक किया। अब देखिए, मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा, चूंकि भैया मैं जन्मजात भारत माता की जय वाला हूं, वंदे मातरम वाला हूं। एक बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, आरएसएस की बात आई है ना, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितो हम महामंगले पुण्य भूमे तो धरते पतत्वेश कायो नमस्ते नमस्ते। आरएसएस का ये नियम है, फिर से स्पष्ट कर दूं ताकि किसी को डाउट न रहे। साल में एक बार गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम होता है, ध्वज को गुरु माना जाता है। मुट्ठी बंद करके जो भी दे दिया स्वयं सेवक ने, कोई बाहरी व्यक्ति भी नहीं, वही सदस्य ने जो दे दिया, साल भर उसी से आरएसएस का खर्चा चलता है, इसके अलावा और कोई स्रोत नहीं है। इसमें एक चीज ले लीजिए, आज कोई एक व्यक्ति, साधारण व्यक्ति एक संगठन बनाए और संगठन में हजारों करोड़ रुपए की अपनी बिल्डिंगें बनाए, तो क्या उस देश की सरकार उससे ये पूछेगी ना कि आप इतना पैसा कहां से लाए, क्या आपके सोर्सेज हैं, किस देश ने आपको कोई विरोधी बिल्डिंग? सर, अरे झंडे वालान पे बनी है, नागपुर में बनी है, सैकड़ों ऐसी बिल्डिंग है आरएसएस की, तो आपको इनसे ये पूछेगा नहीं। गुरु दक्षिणा भी मान लीजिए, चलो आप कह रहे हैं, तो गुरु दक्षिणा में जो भी आपके लोग आते हैं उनपे कितना आपका सालाना पैसा आया, हर व्यक्ति, छोटे से छोटा व्यक्ति रिटर्न भरता है, इनकम टैक्स पूछता है। देखिए, ये लोग आरएसएस पे बहस नहीं है। देखिए, बहस आरएसएस जैसे पवित्र संगठन पे इन्होंने बात की। जब देश में नेहरू जी 1962 में कैनेडी के आगे सरेंडर थे, तो आरएसएस ही आगे खड़ी थी। और वो साहब हैं आम आदमी पार्टी वाले जो उड़ता पंजाब बना रहे हैं, वो गुरु दक्षिणा, गुरु को क्या समझे, जो गुरु को खुद ही ठग लिए, इसी अन्ना को ठग लिए। और ये खड़े हैं जो कि ये चाहते हैं गुरु दक्षिणा, ये तो जहां जहां नहीं पाए वहीं दक्षिणा बटोर लिए। गांधी खानदान, गांधी जी का उधार सरनेम लिए बैठे हुए हैं, वहां दक्षिणा लेके बैठ गए। नहीं, मुद्दा यही है, ये प्रिविलेज समझते हैं क्या अपने आप को? इनकी कांग्रेस की 7 पुश्तें भी नहीं बंद कर सकती हैं। इनको जनता ने उबला आलू बना दिया है। ये मटर छील रहे हैं, ये उबला हुआ आलू बन के घूम रहे सारे कांग्रेसी। जनता ने ऐसा बना के रख दिया इनको, ये हर जगह छीले जा रहे हैं, क्योंकि हर बार से 14 में हार गए, 19 में हार गए, 24 में हार गए, बिहार में हार गए, महाराष्ट्र में हार गए, हरियाणा में हार गए, दिल्ली में हार गए, पंजाब से गायब कर दिया उन्होंने, जो इनके पार्टनर थे, संविधान बचा रहे थे साथ में, उन्होंने इनको आउट कर दिया। ये केवल इनका काम है बदतमीजी करना, कियोस क्रिएट करना। आप बताइए 77 साल के इतिहास में कभी ऐसा हुआ था? आप तो मेरे से ज्यादा सीनियर है, यहाँ पे जितने लोग सबसे ज्यादा सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप बताइए 77 साल के इतिहास में कभी ऐसा हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर की चेयर को इस तरीके से घेर के कियोस क्रिएट किया जाए, उनको दहशत में डाला जाए? मतलब आप प्रिविलेज का ये फायदा उठाएंगे? मतलब हम लोग प्रवक्ता बन के आए और आपको यहाँ पे घेर के हम धमकी दें आपको? ये कांग्रेस की मैं एक मिनट। हाँ जी, नहीं, मान लिया प्रधानमंत्री खतरे में थे, आपके सहयोगी टीडीपी के सांसद ने कहा था कि दांत से भी महिलाएं काट सकती थी। अरे कमाल की बात करते हो यार, शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए? शर्म नहीं आती? वो कुछ भी कर सकते हैं, जो कहते हैं मोदी तेरी कमर खुदेगी, डंडे डंडे मारे जाएंगे, उनके ऊपर क्या भरोसा किया जाता है? लोकतंत्र के मंदिर में जाकर के गले मिल जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि विपक्ष जाकर के प्रधानमंत्री के जबरदस्ती गले मिले? ये बोलिए, क्या कह रहे थे? राहुल गांधी जी मोदी जी के पर्सनल दुश्मन है।
वो संसद के अंदर वो विपक्ष में नहीं आते, वो संसद में मनोरंजन करने आते। देखिए समाजवादी, इन्होंने अरे मुंह से निकल गया समाजवादी। इन्होंने कहा 77 साल के इतिहास